1929 की महागिरावट, जिसने महामंदी को चिंगारी दी, उसकी पूर्व संध्या पर मात्र 2.5% अमेरिकियों के पास ही स्टॉक थे। लेकिन अधिकांश अमेरिकियों ने अगर विश्व में नहीं, मार्केट को अचंभे के साथ धराशायी होते देखा, ये सोचते हुए कि इससे उनके भाग्य पर क्या प्रभाव होगा, चाहे फिर वो वकील हो, किसान हो या फिर कोई कार मैकेनिक। इतिहासकार एरिक रोचवे ने लिखा, मूल्य की इस गिरावट ने तुरंत कुछ अमेरिकियों को पीड़ित किया, लेकिन अन्यों ने मार्केट को इतनी निकटता से देखा और अपने भाग्य की तालिका मान लिया, और उन्होंने अचानक अपनी अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया। जैसा कि अर्थशास्त्री जोसेफ शम्टर ने बाद में लिखा, लोगों को लगा कि उनके पांव के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी। ऐसे दो विषय हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, फिर चाहे आप उनमें रुचि रखते हों या नहीं, धन और स्वास्थ्य। हालांकि स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्तिगत होती है, धन संबंधी मुद्दे सर्वांगी होते हैं। एक संबद्ध तंत्र में जहां किसी एक व्यक्ति के निर्णय हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं, ये समझना आसान है कि वित्तीय जोखिम क्यों इस प्रकार लोकप्रिय होते हैं और ध्यान आकर्षित करने हैं, जैसे शायद ही कोई दूसरा विषय कर पाए। दूसरा ये कि निराशावादी अक्सर वर्तमान रुझानों का बहिर्वेशन करते हैं, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि मार्केट किस प्रकार अनुकूल बन जाते हैं। 2008 में पर्यावरणविद लेस्टर ब्राउन ने लिखा, 2030 तक चीन को प्रतिदिन 98 बैरल तेल की आवश्यकता हो गई। वर्तमान में विश्व 85 बैरल तेल उत्पन्न कर रहा है और इससे अधिक शायद कभी नहीं कर पाएगा। इस तरह चले जाएंगे विश्व के तेल भंडार। वे ठीक कह रहे हैं। उस परिदृश्य में विश्व के तेल खत्म हो जाएंगे, लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करते। अर्थशास्त्र में एक मूल नियम है, अत्यधिक अच्छी और अत्यधिक बुरी परिस्थितियां शायद ही कभी उस तरह बनी रहती है, क्योंकि आपूर्ति और मांग अप्रत्याशित तरीकों से अनुकूलित हो जाती है। देखिए ब्राउन के पूर्वानुमान का तेल का क्या हुआ। 2008 में तेल का मूल्य आसमान छूने लगा, क्योंकि बढ़ती वैश्विक मांग अधिकांश रूप से चीन की संभावित उत्पादन तक पहुंच गई। तेल का एक बैरल 2001 में $20 में बिकता था और 2008 में $138 में। नए मूल्यों का मतलब था कि तेल की खुदाई जमीन से सोना निकालने के समान थी। तेल उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि नाटकीय रूप से बदल गई। $20 प्रति बैरल के मूल्य में जो तेल आपूर्ति मेहनत के लायक नहीं थी, तेल बेचने की कीमत खुदाई के खर्च को पूरा नहीं करता था, अब आजीवन बोनेंजा बन गया, चूँकि इसे $138 में बेचा जा सकता था। इसने नई फ्रैंकिन और क्षैतिज ड्रिलिंग तकनीकों को जन्म दिया। पृथ्वी पर पूरे मानव इतिहास में लगभग एक समान तेल के भंडार रहे हैं, और हर समय हम जानते हैं कि बड़े तेल के भंडार कहाँ हैं। जो बदलता है वो है हमारी तकनीक, जो हमें मित व्ययता से ज़मीन से तेल निकालने में सक्षम करती है। तेल इतिहासकार डेनियल येरगिन लिखते हैं, यूएसए में 86% तेल भंडार खोज के समय लगाए अनुमान का नहीं, बल्कि बाद में होने वाले संशोधनों का नतीजा है, जो तकनीक में सुधार के कारण आते हैं। और 2008 में फ्रैंकिन की शुरुआत में ऐसा ही हुआ। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही तेल उत्पाद 2008 में लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से 2019 में 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। विश्व तेल उत्पादन अब 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक है, ब्राउन के अनुमानित उच्चतम चिन्ह से लगभग 20% अधिक। 2008 में तेल रुझान का बहिर्वेशन करते किसी निराशावादी को जाहिर तौर पर स्थिति काफ़ी खराब लगती। किसी यथार्थवादी के लिए जो समझता है कि आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है, ये कम डरावना रहा होता। ये मान लीजिए कि अगर कुछ खराब है, वो खराब ही बना रहेगा। एक आसान पूर्वानुमान है, और ये विश्वासप्रद भी है, क्योंकि इसके लिए संसार के बदलने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समस्याएं सुलझ जाती है और लोग उसके अनुरूप ढल जाते हैं। डर समाधानों को भी बराबर मात्रा में प्रोत्साहित करते हैं। ये आर्थिक इतिहास पर एक सामान्य कथनांक है, जिसे वे निराशावादी आसानी से भुला देते हैं जो रेखीय पूर्वानुमान लगाते हैं। तीसरा ये है कि प्रगति इतना धीरे होती है कि उसे देखा भी न जा सके, लेकिन असफलता इतनी तेजी से आती है कि उसे अनदेखा न किया जा सके। बहुत सी रात्रि पर्यंत दुखद घटनाएं हैं, लेकिन शायद ही कोई रात्रि पर्यंत चमत्कार हुए हों। जनवरी 5, 1889 को डेट्रॉइट फ्री प्रेस ने मनुष्य के चिड़िया की तरह उड़ने के हमेशा के सपने को चकनाचूर कर दिया। विमान समाचार पत्र ने लिखा, असंभव प्रतीत होते हैं। एक उड़ने वाली मशीन का न्यूनतम वजन संभव आवश्यक ईंधन और इंजीनियर सहित 300 या 400 पाउंड से कम नहीं हो सकता, लेकिन वजन की एक निचली सीमा है जो निश्चित रूप से 50 पाउंड से अधिक नहीं है।
जिसके आगे किसी भी जीव के लिए उड़ना असंभव है। प्रकृति सीमा पर पहुंच चुकी है और अपने अधिकतम प्रयास के बाद भी इसे आगे नहीं जा सकती। 6 महीने बाद ऑलिवर राइट ने घर के पिछवाड़े में अपने भाई बिल्वर के साथ प्रिंटिंग प्रेस बनाने में मदद करने के लिए हाई स्कूल छोड़ दिया। इन दोनों भाइयों का पहला संयुक्त आविष्कार था जो उनका अंतिम नहीं होने वाला था। यदि आपको 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों की सूची बनानी हो तो विमान कम से कम शीर्ष 5 में होगा। अगर नंबर 1 पर न हो तो विमान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने विश्व युद्ध शुरू किए, इसने विश्व युद्ध खत्म भी किए। इसने शहरों और गांवों, समुद्र और देशों के बीच के फासले को तय करते हुए विश्व को जोड़ा। लेकिन पहला विमान बनाने की राइट ब्रदर्स की कहानी एक दिलचस्प मोड़ में है। उनके उड़ान पर सफलता प्राप्त करने के बाद किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया, किसी ने कोई खास परवाह नहीं की। फ्रेडरिक लुइस एलन ने 1952 में अमेरिकी इतिहास में अपनी किताब में लिखा, जब तक लोग ये समझ पाते कि राइट ब्रदर्स आखिर कर क्या रहे थे। कई साल बीत चुके थे। लोग इस बात से इतना आश्वस्त थे कि उड़ान असंभव है कि अधिकतर लोग जिन्होंने उन्हें 1905 में डेटन में विमान उड़ाते देखा, उन्होंने मान लिया कि यह तुच्छ चाल है। कुछ ऐसे ही आज के लोग मानसिक दूरसंचार से प्रदर्शन का समझेंगे। मई 1908 में जाकर उनकी पहली उड़ान के लगभग 4.5 साल बाद अनुभवी पत्रकारों को यह देखने भेजा गया कि वे क्या कर रहे थे। अनुभवी संपादकों ने इन पत्रकारों के उत्साहपूर्ण प्रेषकों को पूरी विश्वसनीयता दी और अंततः संसार इस तथ्य से अवगत हुआ कि उड़ान मानव सफलतापूर्ण पूरी की जा चुकी है। विमान के आश्चर्य को समझने के बाद भी लोग सालों तक इसे कम ही आंकते रहे। पहले इसे मुख्य रूप से एक सैन्य हथियार के रूप में देखा गया, फिर अमीरों के खिलौनों की तरह, फिर शायद कुछ लोगों ने परिवहन के लिए प्रयोग किया गया। द वाशिंगटन पोस्ट ने 1909 में लिखा, कमर्शियल एरियल फाइटर जैसी कभी कोई चीज़ नहीं होगी। फ्राइट इसी तरह अपना धीमा जीवन, धीमा वजन धैर्यवान पृथ्वी पर घसीटता रहेगा। 5 महीने बाद पहले कार्गो विमान ने उड़ान भरी। अब जरा इस धीमी, कई वर्षों तक विमान के बारे में आशावान होने की जागृति की तुलना इससे कीजिए कि कितना लोग जल्दी निराशावाद के चालकों की बातों में आ जाते हैं, जैसे कोई कॉरपोरेट दिवालियापन या कोई बड़ा युद्ध या कोई विमान दुर्घटना। राइट ब्रदर्स के विमान की पहली चर्चा 1908 में हुई, जब एक प्रदर्शक उड़ान के दौरान थॉमस सेल्फ्रिज नामक एक सेना के लेफ्टिनेंट मारे गए। विकास कंपाउंडिंग द्वारा संचालित होता है, जिसमें हमेशा समय लगता है। विनाश असफलता के एकल बिंदुओं से संचालित होता है, जो कुछ ही क्षणों में हो सकता है, और आत्मविश्वास का खो जाना वो एक ही पल में हो सकता है। निराशावाद को लेकर वृत्तांत गढ़ना आसान है, क्योंकि कहानियाँ ताज़ी और अधिक नई होती है। आशावाद के वृत्तांत के लिए इतिहास को और एक इतिहास के एक लंबे अरसे की ओर देखना पड़ता है, जिन्हें लोग अक्सर भूल जाया करते हैं और उन्हें जोड़ने में अधिक प्रयास लगता है। औषधि की प्रगति को ही देखिए। बीते साल पर नज़र डालने से कुछ खास नहीं होगा, किसी एक दशक से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन पिछले 50 वर्षों पर नज़र डालने से आपको कुछ असाधारण दिखाई देगा। उदाहरण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार 1965 से अब तक हृदय रोग के कारण आयु समायोजित प्रति व्यक्ति मृत्यु दर में 70% की अधिक गिरावट आई है। हृदय रोग के कारण मृत्यु में 70% की कमी हर वर्ष लगभग आधे मिलियन अमेरिकियों की जान बचा सकती है। कल्पना कीजिए कि अटलांटा की जनसंख्या को हर वर्ष बचा लिया जाए, लेकिन चूंकि यह प्रगति बहुत धीरे धीरे हुई, यह उतना ध्यान आकर्षित नहीं करती जितना तेजी से होने वाले विनाश जैसे आतंकवाद, विमान दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं। हरिकेन कटरीना सप्ताह में 5 बार आ सकता है। यह हर सप्ताह कल्पना कीजिए कि यह कितनी सुर्खियां बटोरेगा, और ये पिछले 50 वर्षों में हृदय रोग में कमी से बचाई जाने वाली संख्या को ऑफसेट नहीं करेगा। यही व्यवसाय में भी लागू होता है। यहाँ ये समझने में वर्षों लग जाते हैं कोई भी उत्पाद या कंपनी कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन असफलताएं रातों रात हो जाती है। और स्टॉक मार्केट में जहाँ 6 महीने में हुई 40% गिरावट कांग्रेस की जांच का कारण बन जाती है, लेकिन 6 वर्षों के अंतराल में हुआ 140% लाभ वस्तुतः अनदेखा रह जाता है। और करियर में जहाँ प्रतिष्ठा बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है और नष्ट होने के लिए मात्र एक ईमेल, निराशावाद का छोटा घाव प्रबल बना रहता है और आशावाद का मजबूत खिंचाव अनदेखा रह जाता है। ये इस किताब के पहले दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करता है। निवेश में आपको सफलता के मूल्य को पहचानना आवश्यक है। विकास की लंबी पृष्ठभूमि के बीच अस्थिरता और हानि, इसे चुराने की और इसे चुकाने की स्वेच्छा है।
2004 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टीफन हॉकिंग का साक्षात्कार किया। वो वैज्ञानिक जिसकी लाइलाज मोटर न्यूरॉन बीमारी ने 21 वर्ष की आयु में उन्हें पक्षाघात से ग्रस्त और बोलने में असमर्थ कर दिया था। अपने कंप्यूटर के द्वारा हॉकिंग ने साक्षात्कार को बताया कि जनसाधारण को अपनी किताबें बेचने के लिए कितने उत्साहित थे। क्या आप हमेशा इतने ही हंसमुख रहते हैं? टाइम्स ने पूछा। जब मैं 21 वर्ष का था तो मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो चुकी थी। उसके बाद से अब तक हर चीज़ एक बोनस है, उन्होंने उत्तर दिया। चीज़ों के बहुत अच्छे होने की उम्मीद रखने का मतलब है एक सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य जो नीरस प्रतीत होता है। निराशावाद उम्मीदें घटा देता है, जिससे संभव परिणामों और उन परिणामों के बीच का अंतर घट जाता है जिनके बारे में आप अच्छा अनुभव करते हैं, और शायद इसलिए यह इतना लुभावना होता है। चीज़ों को खराब होने की अपेक्षा करना उनके खराब न होने पर सुखद रूप से आश्चर्यचकित होने का सबसे अच्छा तरीका है, जो विडंबनापूर्वक आशावादी होने की बात है। अब कहानियों के बारे में एक संक्षिप्त कहानी। अध्याय 18। जब आप कुछ भी मान लेंगे। आकर्षक काल्पनिक कथाएं और कहानियां क्यों आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली होती है? कल्पना कीजिए एक एलियन को पृथ्वी पर भेजा जाए। उसका काम हमारी अर्थव्यवस्था पर नज़र रखना है। वो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चक्कर काट रहा है, अर्थव्यवस्था का जायजा ले रहा है कि कैसे 2007 से 2009 के बीच इसमें बदलाव आया। 2007 की नए साल की पूर्व संध्या पर वो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है। वो हज़ारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है जो उज्ज्वल रोशनी, विकलकाय बोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। वो 2009 की नए साल की पूर्व संध्या पर वापस टाइम्स स्क्वायर के पास आता है। वो हज़ारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है जो उज्ज्वल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। ये लगभग एक समान ही लगता है, उसे अधिक अंतर नज़र नहीं आता। वो लगभग उसी संख्या में न्यूयॉर्क निवासियों का जमघट लगाए देखता है। वे लोग समान संख्या में ऑफिस की इमारतों से घिरे हैं, जिन्हें समान संख्या में कंप्यूटर सहित डेस्क हैं जो समान संख्या के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वो समान संख्या में कारखाने और गोदाम देखता है जो समान हाईवे से जुड़े हैं और उन पर समान संख्या में ट्रक चल रहे हैं। वो ज़मीन से कुछ और निकट जाता है और देखता है कि समान विश्वविद्यालय समान विषय पढ़ा रहे हैं और समान संख्या में विद्यार्थियों को समान डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। वो देखता है कि समान संख्या में पेटेंट समान अभूतपूर्व विचारों को संरक्षित कर रहे हैं। वो ध्यान देता है कि तकनीक में सुधार आया है। 2009 में हर कोई स्मार्टफोन के लिए घूमता है, 2007 में अस्तित्व ही नहीं थे। कंप्यूटर अब और तेज हो चुके हैं, कारों को बेहतर गैस माइलेज मिलता है, सौर और फ्रेकिंग तकनीक अब विकसित हो चुकी है, सोशल मीडिया तेजी से बढ़ चुका है। जैसे जैसे वो देश के ऊपर से उड़ता है वो वही सब देखता है। ग्लोब के चारों ओर भी काफ़ी हद तक उसी समान, अर्थव्यवस्था लगभग उसी स्थिति में है, शायद 2009 में 2007 की तुलना से बेहतर। वो ये निष्कर्ष निकालता है। फिर वो आंकड़ों पर नज़र डालता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि यूएस परिवार 2007 की तुलना में 2009 में $16 ट्रिलियन से करीब हो चुके हैं। ये देखकर वो भौचक्का रह जाता है और 10 मिलियन अमेरिकी बेरोजगार हो चुके हैं। ये जानकर उसे विश्वास नहीं होता कि स्टॉक मार्केट 2 साल पहले की तुलना में आधे मूल्य का रह गया है। वो विश्वास नहीं कर पाता कि लोगों को अपनी आर्थिक क्षमता के लिए पूर्वानुमान इस तरह डूब चुका है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, वो कहता है। मैंने शहर देखे हैं, मैंने कारखानों को भी देखा है। तुम लोगों के पास समान ज्ञान, समान साधन और समान विचार हैं। कुछ भी नहीं बदला। तुम लोग और गरीब क्यों हुए? तुम और निराशावाद क्यों हुए? 2007 से 2009 के बीच ऐसा एक बदलाव था जिसे एलियन नहीं देख पाया। अर्थव्यवस्था के बारे में वे कहानियाँ जो हम खुद को सुनाते हैं। 2007 में हमने खुद को आवास कीमतों की स्थिरता, बैंक कर्मियों के विवेक और वित्त मार्केट की जोखिम का सटीक रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता की कहानी सुनाई। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस ये एक चीज़ थी जो बदली थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बार जब आवास कीमतों के बढ़ते रहने का वृतांत भंग हुआ, गिरवी ऋण चूक में वृद्धि हुई, बैंकों ने काफ़ी राशि गंवा दी। फिर उन्होंने उस व्यवसायों को ऋण देना बंद कर दिया, जिनके कारण और नौकरियां चली गई, और इसी तरह बहुत कुछ। एक नए वृतांत से जुड़ने के बजाय हमारे पास एक समान, अगर बेहतर नहीं, 2009 में संपत्ति और विकास की उतनी ही क्षमता थी जितनी 2007 में। फिर भी अर्थव्यवस्था ने 80 वर्ष के अंतराल में सबसे बुरी मार झेली। ये 1945 के जर्मनी से अलग था, जिसके विनिर्माण आधार का नमो निशान मिट गया था।
या फिर 2000 के दशक के जापानी से, जिसकी श्रमजीवी जनसंख्या सिमट रही थी। वो वास्तविक आर्थिक नुकसान था। हमने 2009 में हमने खुद पर वृतांत नुकसान थोप दिया और ये अत्यंत घोर था। ये सबसे प्रबल आर्थिक ताकतों में से एक है। जब हम अर्थव्यवस्था, व्यवसायों, निवेश और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं, हम वास्तविक चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे पास क्या है और हम क्या करने योग्य हैं। लेकिन कहानियाँ अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली बल है। वे वो ईंधन है जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक भागों को चलने दे सकती है, या वो ब्रेक जो हमारी क्षमताओं पर रोक सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर अपने धन का प्रबंधन करते समय इस कहानी संचालित संचार में ऐसी 2 बातें हैं जो ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, जितना अधिक आप किसी बात को सच होते देख सकते हैं और देखना चाहते हैं, आपके एक ऐसी कहानी पर विश्वास करने की उतनी ही संभावना है जो इसके सच होने के संयोगानुपात को वास्तविकता से अधिक सच बताती हो। आपके जीवन में सबसे खुशी का दिन कौन सा था? हाउ टू लिव फॉरएवर नाम के वृत्तांत और वृत्तचित्र ने यह सीधा सादा सवाल एक शतक वर्षीय से पूछा, जिसने बहुत ही अद्भुत जवाब दिया। युद्ध विराम दिवस। उन्होंने कहा 1918 में उस समझौते का हवाला देते हुए जिसने पहले विश्व युद्ध को समाप्त किया। क्यों? निर्माता ने पूछा। क्योंकि हम जानते थे कि अब और युद्ध नहीं होंगे, वो बोली। 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इसलिए सच मानते हैं क्योंकि हम हर हाल में उसे सच होते देखना चाहते हैं। मैं इन बातों को आकर्षित कल्पित इच्छाएं और कथाएं कहता हूँ। संपत्ति को लेकर हमारे सोच का ये विशाल रूप से प्रभावित करती है, खासकर निवेश और अर्थव्यवस्था को। एक आकर्षक कल्पित कथा तब जन्म लेती है जब आप होशियार हों, आप समाधान निकालना चाहें, लेकिन आपको सीमित नियंत्रण और बड़े दांव पर सामना करना पड़े। वे अत्यंत शक्तिशाली होती है। वे आपको कुछ भी मान लेने पर मजबूर कर सकती है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। अली हजाजी का बेटा बीमार था। उनके येमेनी गांव के बुजुर्ग ने एक लोक उपचार की सलाह देते हुए कहा, एक जलती हुई छड़ी के छोर को अपने बेटे की छाती में डालकर उसके शरीर से बीमारी निकाल दो। प्रक्रिया के बाद हजाजी को द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, हमारे पास जब आपके पास पैसा न हो और आपका बेटा बीमार हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। औषधि उपयोगी औषधि से हजारों वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिक प्रणाली और कीटाणुओं की खोज से पहले रक्तपात, भुखमरी, चिकित्सा, शरीर में छेद करके खराबियों को बाहर निकालना और अन्य इलाज किए जाते थे, जो और कुछ नहीं बस आपको शीघ्र ही मृत्यु तक पहुंचा देते थे। ये मूर्खतापूर्ण सुनाई देगा, लेकिन अगर आप इस बुरी तरह समाधान से चाहते हैं और हर कोई अच्छा समाधान आपको पता नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता हजाजी के तर्क की ओर है। कुछ भी मान लेने के लिए तत्परता, लेकिन कुछ आजमाना नहीं बल्कि उस पर विश्वास करना। लंदन की ग्रेट प्लेग का अभिलेख करते हुए डेनियल डेफो ने 1722 में लिखा, लोग भविष्यवाणियों और ज्योतिषी संयुग्मन, स्वप्नों और पुरानी कहानियों से पहले से कहीं अधिक आसक्त हो चुके हैं। पंचांग उन्हें बुरी तरह भयभीत कर देते थे। घरों के पोस्ट और गलियों के नुक्कड़ पर डॉक्टर के बिल और अज्ञानी लोगों के पर्चे चिपके रहते थे। नीम हकीम जो लोगों के इलाज के लिए कुछ इस प्रकार नौता दिया करते थे, प्लेग की रोकथाम के लिए अचूक गोलियां, संक्रमण के विरुद्ध कभी न चूकने वाले परिरक्षण, दूषित हवा के विरुद्ध सर्वश्रेष्ठ पुष्कारक देह है। प्लेग ने 18 महीने के अंतराल में 1/4 लंदन निवासियों की जान ले ली। और जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। अब ज़रा सोचिए, समान रूप से सीमित जानकारी और ऊंचे दांव हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग टीवी निवेश कमेंट्री क्यों सुनते हैं, ये जानते हुए कि ये शायद ही कभी सफल होती है। कुछ हद तक इसलिए कि निवेश में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। कुछ सही स्टॉक खरीदने के बिना अधिक प्रयासों के आप अमीर बन सकते हैं। अगर किसी के पूर्वानुमान में सच होने की संभावना 1% है, तो इसके सच होने से आपका जीवन बदल सकता है। इस पर ध्यान देना मूर्खता नहीं है अगर सच हो ही जाए तो। और वित्तीय अभिमत इतने अधिक हैं कि एक बार आप कोई कार्यनीति या दिशा चुन लें, आप वित्तीय और मानसिक दोनों तरह से उसमें निवेशित हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक 10 गुना बढ़ जाए, वो आपका दल है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आर्थिक नीति बेलगाम मुद्रास्फीति का कारण बनेगी, वो आपका दल है। ये कम संभावना वाले दाव हो सकते हैं। समस्या ये है कि दर्शक कम संयोगानुपात जैसे 1% को जांच नहीं सकते या फिर नहीं जांचते। कई इस दर्श धारणा पर आकर टिक जाते हैं कि जिसे वो सच होते देखना चाहते हैं वो निस्संदेह रूप से सच है।
लेकिन वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े परिणाम की संभावना है। निवेश एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो प्रतिदिन चरम पारितोषिकों के अवसर प्रदान करता है। लोग वित्तीय नीम हकीम में इस प्रकार विश्वास रखते हैं जैसे वे मौसम की नीम हकीमी में कतई नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सही पूर्वानुमान लगाने का पारितोषिक और धूप या बारिश के पूर्वानुमान में पारितोषिक में जमीन आसमान का फर्क है। अब यही देखिए कि 2018 में खत्म होने वाले 10 सालों में 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क से खराब प्रदर्शन किया। यह आंकड़ा कई पीढ़ियों तक काफ़ी हद तक स्थिर रहा है। आप सोचेंगे कि इतने खराब प्रदर्शन वाला उद्योग कोई आला सेवा होगी जो व्यवसाय में नहीं टिक पाएगी, लेकिन इन फंड में कम से कम $5 ट्रिलियन निवेशित हैं। किसी को अगले वॉरेन बफे के साथ निवेश करने का अवसर दीजिए और वे इतने विश्वास के साथ मान लेंगे कि लाखों लोग अपनी जमा पूंजी इसके पीछे लगा देंगे। या फिर बर्नी मैडॉफ को लीजिए। पश्चिम दृष्टि में उनकी पॉन्जी योजना प्रत्यक्ष होनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसे प्रतिफल प्रतिवेदित किए जिनमें कभी बदलाव नहीं आया। उनका लेखा परीक्षण एक अज्ञात लेखांकन कंपनी ने किया था और मैडॉफ ने इस बारे में अधिक जानकारी देने से मना कर दिया कि वे प्रतिफल कैसे प्राप्त किए गए। फिर भी मैडॉफ ने विश्व में कुछ सबसे सुविज्ञ निवेशकों से कई बिलियन डॉलर जुटाए। मैडॉफ ने एक कच्ची कहानी सुनाई और लोगों ने उसका विश्वास किया। ये एक बड़ा कारण है कि त्रुटि, नम्यता और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए स्थान पिछले अध्यायों में चर्चित महत्वपूर्ण विषय अत्यावश्यक क्यों हैं। आप जिसे सच होते देखना चाहते हैं और एक स्वीकार्य परिणाम के लिए जिसके सच होने की आपको आवश्यकता है, इनके बीच का अंतर जितना अधिक होगा उतना ही आप खुद को इन आकर्षण वित्तीय कल्पित कथाओं का शिकार होने से बचा पाएंगे। किसी पूर्वानुमान में त्रुटि के स्थान के बारे में सोचते हुए ये विचार लुभावना हो सकता है कि संभाव्य नतीजे आपके कुछ सही होने से आपके बहुत कुछ सही होने के बीच ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप किसी बात को इतनी बुरे तरह से सच होते देखना चाहते हैं कि पूर्वानुमान का कांटा वास्तविकता के दायरे से बिल्कुल ही बाहर हो। 2007 में अपनी आखिरी सभा में फेडरल रिजर्व ने 2008 और 2009 में होने वाली आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया। पहले से कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था से निगाह ये पूर्वानुमान आशावान नहीं था। इसने संभाव्य वृद्धि की एक रेंज का पूर्वानुमान लगाया, -1.6% वृद्धि निचले सिरे पर, 2.8% ऊपरी सिरे पर। ये इसकी सुरक्षा सीमा थी। इसका त्रुटि का स्थान वास्तविकता में अर्थव्यवस्था 2% से अधिक से कम हो गई, जिसका मतलब ये था कि फेड का निचले स्तर का अनुमान लगभग 3 गुना से ऑफ था। किसी भी नीति निर्माता के लिए प्रत्यक्ष मंदी का पूर्वानुमान करना कठिन है, क्योंकि मंदी उनके करियर को जटिल बना देगी। इसलिए सबसे बुरे पूर्वानुमान भी शायद ही कभी धीमी वृद्धि से और खराब की अपेक्षा करते हों। ये एक आकर्षक काल्पनिक कथा है और इस पर विश्वास करना आसान है, क्योंकि कुछ भी अधिक खराब की अपेक्षा का विचार भी कष्टमय होता है। नीति निर्माता आलोचना का आसान निशाना होते हैं, लेकिन हम सभी किसी न किसी हद तक ऐसा करते हैं और हम ये दोनों दिशाओं में करते हैं। अगर आपको लगता है कि मंदी आने वाली है और इस प्रत्याशा में आप अपने स्टॉक बेच देते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर आपका मत अचानक उनके अनुसार विकृत हो जाएगा जो आप चाहते हैं कि हो। हर ब्लिप, हर किस्सा कयामत के आ जाने के संकेत देगा। दिखेगा नहीं कि कयामत आ चुकी है, बल्कि इसलिए कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो। प्रोत्साहन शक्तिशाली अभिप्रेरक होते हैं और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये किस प्रकार हमारे वित्तीय लक्षणों और नज़रियों को प्रभावित करते हैं। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। वित्त में त्रुटि के स्थान में कोई बड़ी शक्ति नहीं है और जिस पर दांव लगा हो ये उतना ही बड़ा हो सकता है। दूसरा, हर किसी का विश्व का परिप्रेक्ष्य अधूरा होता है, लेकिन हम रिक्तियों को भरने के लिए पूरा वृत्तांत बना लेते हैं। मेरे इस किताब को लिखने के समय मेरी बेटी 1 वर्ष की है। वो हर बात को लेकर जिज्ञासु है और बहुत जल्दी सीख जाती है, लेकिन कभी कभी मैं उन सारी बातों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें वो नहीं समझ सकती। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उसके पिता हर सुबह काम पर क्यों जाते हैं। बिल, बजट, करियर, तरक्की, सेवानिवृत्ति के लिए बचत इत्यादि से वह पूर्णतः अज्ञात है। जरा कल्पना कीजिए कि उसे फेडरल रिजर्व ऋण व्युत्पन्न का नाफ्टा के बारे में समझाने की कोशिश की जाए। असंभव। लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी नहीं है। वो भ्रमित होकर यहाँ वहाँ नहीं घूमती। हर चीज़ कैसे काम करती है, 1 साल की उम्र में भी उसने इसका वृत्तांत अपने मन में लिख लिया। कंबल आपको गर्म रखते हैं, माँ का आलिंगन आपको सुरक्षित रखता है, खजूर का स्वाद अच्छा होता है। जो भी वो देखती है
वो उसके कुछ मानसिक प्रतिमानों में से किसी एक में फिट हो जाता है जो उसने सीखे हैं। जब मैं सुबह काम पर जाता हूँ, वो भ्रमित होकर ये नहीं सोचते कि वेतन और बिल क्या होते हैं। उसके पास इस परिस्थिति का एकदम स्पष्ट जवाब है। मेरे पापा मेरे साथ नहीं खेल सके हैं। मैं चाहती थी कि वे मेरे साथ खेलें, इसलिए मैं दुखी हूँ। हालांकि वो बहुत थोड़ा जानती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है उसे लेकर वो अपनी थोड़ी सी जानकारी के आधार पर खुद को एक सुसंगत कहानी सुना लेती है। हम सब भी, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, ऐसा ही करते हैं, ठीक मेरी बेटी की तरह। मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं जानता, इसलिए अपने सीमित मानसिक प्रतिमानों के द्वारा दुनिया के बारे में समझाने में मैं भी बस उतना ही योग्य हूँ। उसी की तरह मैं जो भी देखता हूँ, मैं उसके सबसे ज़्यादा समझ में आने वाले कारणों को ढूंढता हूँ, और उसी की तरह मैं उनमें से काफ़ी के बारे में गलत होता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के बारे में इससे बहुत कम जानता हूँ जितना मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। यह अधिकांश तथ्य आधारित विषयों के लिए सच हैं। इतिहास को ही लीजिए, ये उसका बुरा है जो पहले ही घट चुका है। इसे स्पष्ट और विषयनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन जैसा B.H. लिडेनहार्ट ने अपनी किताब वाई डोंट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री में लिखा, इतिहास को कल्पना शक्ति और सहज बोझ की सहायता के बिना समझा जा सकता है। प्रमाणों की कुल मात्रा इतनी अधिक है कि चयन कठिन हो जाता है। जहाँ चयन होता है वहाँ कला होती है। जो इतिहास पढ़ते हैं वो खोजने का प्रयत्न करते हैं जो उन्हें सही ठहरा सकें और उनके व्यक्तिगत मतों की पुष्टि कर सके। वे राजभक्ति का पक्ष लेते हैं। वे समर्थन करने या आक्रमण करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। वे असुविधाजनक सत्य का प्रतिरूपण करते हैं, क्योंकि हर कोई फरिश्तों के पक्ष में रहना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे हम युद्ध का अंत करने के लिए युद्ध आरंभ करते हैं। डेनियल कहमेन ने एक बार मुझे उन कहानियों के बारे में बताया जो लोग अतीत का अर्थ समझने के लिए खुद को सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम दृष्टि अतीत का अर्थ समझाने की योग्यता हमें इस भ्रम में रखती है कि संसार बोधगम्य है। हमें इस भ्रम में डाले रखती है कि संसार अर्थपूर्ण है, तब भी जब इसका कोई अर्थ नहीं बनता, और ये कई क्षेत्रों में गलतियां करने के लिए काफ़ी है। अधिकतर लोग किसी चीज़ से सामना होने पर जिसे वे नहीं समझते, ये नहीं बूझ पाते कि वे किसे नहीं समझते, क्योंकि वे संसार में अपने अनूठे परिप्रेक्ष्य और अनुभवों के आधार पर इसका कोई ऐसा स्पष्टीकरण बना लेते हैं जो उन्हें अर्थपूर्ण दिखाई पड़ता है, फिर चाहे वे अनुभव कितने ही सीमित क्यों न हो। ये जटिल संसार जिसमें हम रहते हैं, हम सभी इसमें अर्थ खोजना चाहते हैं। इसलिए हम खुद को कहानियाँ सुनाते हैं ताकि उन रिक्तियों को भरा जा सके जो प्रभावी रूप से अंधबिंदु हैं। ये कहानियाँ वित्तीय रूप से हमारे साथ क्या कर सकती है, यह दिलचस्प होने के साथ डरावना भी है। दुनिया कैसे काम करती है। अगर मैं कुछ हिस्सों से अनभिज्ञ हूँ तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। मैं इसे कुछ इस तरह गलत समझ सकता हूँ कि मुझे भविष्य जानने की अपनी योग्यता में विश्वास हो जाए। स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था का पूर्वानुमान करना कठिन इसलिए भी है क्योंकि पूरे संसार में आप ही हैं जो आपकी तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। जब आप ऐसे कारणों से निर्णय लेते हैं जिन्हें मैं बूझ भी नहीं सकता, मैं अंध रूप से एक ऐसा निर्णय लेने में आपका अनुकरण कर सकता हूँ जो आपके लिए भले ही ठीक हो लेकिन मेरे लिए विनाशकारी हो सकता है। इस तरह जैसा हमने अध्याय 16 में देखा, बबल निर्मित होते हैं। आप कितना कुछ नहीं जानते, इस बात को मानने का मतलब ये मानना है कि दुनिया में होने वाला कितना कुछ है जो आपके नियंत्रण के बाहर है, और ये स्वीकार करना कठिन हो सकता है। मार्केट पूर्वानुमान के बारे में सोचिए। हर पूर्वानुमान करने में बहुत बहुत खराब हैं। मैंने एक बार हिसाब लगाया कि अगर आप ये मान लें कि मार्केट हर साल अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर जाता है, आपकी यथार्थता उससे बेहतर होगी। अगर आप बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों के शीर्ष 20 मार्केट रणनीतिज्ञों के औसत वार्षिक पूर्वानुमानों का अनुकरण करें, मंदियों का पूर्वानुमान लगाने की हमारी योग्यता भी कुछ खास बेहतर नहीं है। और चूंकि बड़ी घटनाएं एकाएक हो जाती है, पूर्वानुमान लाभ से अधिक हानि कर सकते हैं। एक ऐसे संसार में निश्चितता का भ्रम देकर जहां अधिकतर परिणाम अप्रत्याशित घटनाओं से नियंत्रित होते हैं, कार्ल रिचर्ड्स लिखते हैं, जोखिम वो है जो तब बचा रहा जा सकता है जब आप सोचते हैं कि आपने सब सोच लिया। लोग ये जानते हैं कि मैं आज तक ऐसे निवेशकों से नहीं मिला जो वाकई ये सोचता हो कि मार्केट के पूर्वानुमान पूरे के पूरे ठीक और उपयोगी होते हैं, लेकिन फिर भी पूर्वानुमानों की मांग बहुत अधिक है, मीडिया के बगैर भी और वित्तीय सलाहकारों के बीच भी। क्यों?
मनोवैज्ञानिक फिलिप टैटलॉक ने एक बार लिखा, हमारे लिए मानना ज़रूरी है कि हम एक पूर्वानुमान और नियंत्रित संसार में रहते हैं, इसलिए हम आधिकारिक सुनाई देने वाले लोगों की ओर मुड़ जाते हैं जो इस ज़रूरत को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। उस ज़रूरत को पूरा करना इस समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। नियंत्रण में होने की चाह रखना एक भावनात्मक खुजली की तरह है जिसे खुजलाना ही पड़ता है, बजाय एक विश्लेषणात्मक समस्या के जिसका हिसाब लगाया जा सका या समाधान निकाला जाए। नियंत्रण का भ्रम अनिश्चितता की वास्तविकता से अधिक विश्वासप्रद होता है, इसलिए हम ऐसी कहानियों से जुड़ जाते हैं जो परिणामों के हमारे नियंत्रण में बताए। इसका एक कारण परिशुद्ध के क्षेत्रों में और अनिश्चितता के क्षेत्रों के बीच भ्रमित हो जाना है। नासा का न्यू होराइज़न अंतरिक्ष यान 2 वर्ष पहले प्लूटो के पास से गुजरा। ये एक 3 बिलियन मील की यात्रा थी जिसमें 9.5 वर्ष लगे। नासा के अनुसार इस यात्रा में जनवरी 2006 में अंतरिक्ष यान लॉन्च के समय किए पूर्वानुमान के अनुसार 1 मिनट कम लगा। जरा इसके बारे में सोचिए, एक अपरीक्षित दशक भर की यात्रा में नासा का पूर्वानुमान 99.9998% था। ये ठीक ऐसा ही जैसे न्यूयॉर्क और बॉस्टन के बीच की यात्रा के बारे में पूर्वानुमान लगाना और एक सेकंड के 4 मिलियन भाग तक सही निकलना। लेकिन खगोल भौतिकी पुरस्करण का क्षेत्र है। ये वित्त की तरह तरह मनुष्यों के व्यवहार और भावनाओं की अनियमितताओं से प्रभावित नहीं होता। व्यवसाय, अर्थव्यवस्था और निवेश अनिश्चितता के क्षेत्र हैं जो ऐसे निर्णयों से संचालित होते हैं जिन्हें प्लूटो की यात्रा जैसे स्पष्ट सूत्रों से नहीं समझाया जा सकता। लेकिन हम बुरी तरह से चाहते हैं कि यह प्लूटो की यात्रा की तरह ही हो, क्योंकि एक नासा इंजीनियर के परिणाम पर 99.9998% नियंत्रण का विचार सुंदर और आरामदायक है। ये इतना आरामदायक है कि हम खुद को ऐसी कहानियाँ सुनाने के लिए ललचा जाते हैं कि हमारे जीवन के अन्य हिस्सों जैसे धन पर हमारा कितना नियंत्रण है। कहमेन ने एक बार इन कहानियों के द्वारा लिए जाने वाले रास्तों का निरूपण किया। योजना बनाते हुए हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। अनेक योजनाओं और कौशल को अनदेखा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत का स्पष्टीकरण करते हुए भविष्य का पूर्वानुमान लगाते हुए हम कौशल की करणीय भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भाग्य की भूमिका को अनदेखा कर देते हैं। हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते उसे अनदेखा कर देते हैं, जो हमें हमारी धारणाओं में अति विश्वासी बना देता है। उन्होंने वर्णित किया कि कैसे यह व्यवसाय को प्रभावित करता है। मुझे नत प्रवर्तक स्टार्टअप्स के संस्थाओं और सहभागियों से प्रश्न करने पर कई अवसर मिले हैं। आपके प्रयास का परिणाम किस हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कंपनी में क्या करते हैं। निस्संदेह रूप से ये एक सरल प्रश्न है। उत्तर तुरंत ही आ जाता है और ये कभी भी 80% से कम नहीं रहा। जब उन्हें यह भी निश्चित रूप से पता नहीं होता कि वे सफल होंगे या नहीं, वे निर्भीक लोग मानते हैं कि उनका भाग्य पूरी तरह से उनके हाथों में ही है। वे निश्चित रूप से गलत हैं। किसी भी स्टार्टअप का नतीजा उनके प्रतिद्वंदियों की उपलब्धि और मार्केट में होने वाले बदलाव पर भी उतना ही निर्भर करता है जितना उनके प्रयासों पर। फिर भी व्यवसायी स्वाभाविक रूप से उसी पर केंद्रित रहते हैं जिसे वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी योजना और कार्रवाई और सबसे निकट के खतरे और अवसर जैसे वित्त पोषण की उपलब्धता। वे अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में कम जानते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने लगते हैं जहाँ प्रतिस्पर्धा की कोई खास भूमिका न हो। कुछ हद तक हम सभी ऐसा करते हैं और ठीक मेरी बेटी की तरह यह हमें ज़रा भी परेशान नहीं करता। हम विचारहीन और भ्रमित होकर नहीं रहते। हमें सोचना पड़ता है कि हमारी जानकारी के अनुसार जिस संसार में हम रहते हैं वो अर्थपूर्ण है। अगर आपको ऐसा अनुभव है तो हर सुबह बिस्तर से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी पर ऊपर मंडराता वो एलियन, वही जैसे विश्वास है कि वो जो देखता है उसके आधार पर वो जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत सिद्ध होता है क्योंकि वो नहीं जान सकता कि अन्य लोगों के दिमाग में कौन सी कहानियाँ चल रही है। वो हम सब हैं। अध्याय 19। अब सब साथ में। हमने अपने धन के मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा? बधाई हो, आप अब तक सुन रहे हैं। अब समय है उन चीज़ों को एक साथ पिरोने का जो हमने अब तक सीखी। यह अध्याय एक सारांश की तरह है, कुछ छोटे और कार्यवाही योग्य पाठ्य जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में कहानी सुनाता हूँ जो बहुत बुरी तरह से गड़बड़ हो गया।
यह हमें इस बारे में महत्वपूर्ण सीख दे सकता है कि धन संपत्ति के प्रबंधन को लेकर सलाह देने में क्या खतरे हो सकते हैं। क्लेरेंस ह्यूजेस 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उनके मुंह में बेतहाशा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एंथेसीसिया दे दिया। घंटों बाद जब क्लेरेंस जागे तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल्स जा चुके थे और फिर सब गलत हो गया। एक सप्ताह बाद सर्जरी की जटिलताओं के कारण क्लेरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर किया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ी हुई। 1931 में हर सर्जरी की जान जाने का जोखिम रहता था। उनकी पत्नी के अनुसार क्लेरेंस ने कभी भी सर्जरी के लिए सहमति नहीं दी थी और अगर उनसे पूछा गया होता तो वे भी नहीं देते। ये मामला अदालतों में चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1931 में डॉक्टर और मरीज के बीच सहमति इतनी पारदर्शी नहीं थी। एक अदालत ने संक्षेप में कहा कि डॉक्टरों को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल निर्णय लेने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसमें बिना हम विज्ञान की उन्नति का लाभ नहीं उठा सकते। अधिकांश इतिहास में एक डॉक्टर का लोकाचार मरीज को ठीक करना होता था और मरीज डॉक्टर के इलाज के बारे में जो भी सोचता हो वह महत्वपूर्ण नहीं होता था। डॉक्टर के केट्ज ने अपनी किताब द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में इस दर्द शास्त्र के बारे में बताया। डॉक्टर को लगता था कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने मरीजों की शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य थे। वे कभी भी अपने प्राधिकार में इलाज संबंधी निर्णय लेते हुए मरीजों से परामर्श किए बिना, यह धारणा कि मरीजों को भी डॉक्टरों के साथ मिलकर निर्णय लेने का अधिकार हो सकता है, यह कभी भी औषधि का लोकाचार का भाग नहीं था। इसमें कोई अहंकार या द्वेष नहीं था। ये दो बिंदुओं की एक धारणा थी। पहला, हर मरीज अच्छा होना चाहता है। दूसरा, उनके इलाज का एक ही वैश्विक और सही तरीका है। अगर आप इन दो बातों में विश्वास रखते हैं तो मरीजों की सम्मति न लेने का मतलब समझ में आता है। लेकिन औषधि इस तरह नहीं चलती। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारी का इलाज करने से मरीजों का इलाज करने की ओर रुख कर चुके हैं, जिसका मतलब था इलाज की योजनाओं के विकल्प तैयार करना और फिर मरीज को उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने देना। इस प्रचलन का एक कारण मरीज संरक्षण नियम थे और एक अन्य कारण कैच की प्रतिभाशाली किताब, जिसके अनुसार औषधि में क्या उचित है। इस बारे में मरीजों के बहुत मत भिन्न होते हैं, इसलिए उनके विचारों का ध्यान में रखना आवश्यक है। कैच ने लिखा, ये मान लेना बहुत ही खतरनाक मूर्खता है कि अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सक अपनी नेकी यति और सही विकल्प चुनने की अपनी योग्यता पर निर्भर कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों और मरीजों के बीच का परस्पर विवाद विचार विमर्श भी जटिल होता है। वो आखिरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। क्या आप जानते हैं कि और कौन से पेशा है जो इसके समान है? वित्तीय सलाह। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या करना चाहिए। मैं ये भी नहीं जानता कि आपको ये कब चाहिए और मैं ये भी नहीं जानता कि आपको ये क्यों चाहिए। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस डेंटिस्ट ने क्लेरेंस ह्यूजेस के साथ किया। लेकिन निस्संदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट अयोग्य नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है। वे संयोगानुपात को समझते हैं। वे जानते हैं कि क्या काम करता है। तब भी जब मरीज उनके लिए कौन सा इलाज सही है, इस बारे में अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वित्तीय सलाहकार भी इसी तरह होते हैं। धन संपत्ति को लेकर कुछ वैश्विक तथ्य होते हैं। तब भी अगर लोग इस बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकालें कि उन तथ्यों को अपने धन पर कैसे लागू किया जाए, इसे ध्यान में रखकर आइए कुछ ऐसी छोटी अनुशंसाओं को देखते हैं जो कि आपको अपने धन के साथ बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकती है। सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा दयाभाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बड़ा और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक और पहचानने में कठिन है। दूसरों को आंकते हुए ये ध्यान में रखिए, भाग्य और जोखिम की ताकत का आदर कीजिए और आपके साथ ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने की संभावना अधिक होगी जो आपके नियंत्रण में हो। साथ ही आपके सही प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। कम अहंकार, अधिक संपत्ति। पैसे की बचत आपके अहंकार और आय के बीच का अंतर है।
और संपत्ति वो है जो दिखाई नहीं देती। इसलिए संपत्ति का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं उसकी चाह को दबाकर किया जाता है, ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीज़ें या विकल्प हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते कि आप आज अपने पैसे के साथ कितनी ऐश करते हैं, आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन संपत्ति का प्रबंधन इस प्रकार करें कि आप रात में चैन की नींद सो सकें। ये कहना इससे अलग है कि आपको सर्वाधिक प्रतिफल कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए या अपनी आय का एक नियत प्रतिशत बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वे सर्वाधिक प्रतिफल न कमा रहे हों। दूसरे तभी तृप्त अनुभव करेंगे अगर उन्होंने रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी को अपना ही ढंग होता है, लेकिन क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी का आधार सभी वित्तीय निर्णयों के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वलौकिक दिशा निर्देश पट है। यदि आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज़ को आप कर सकते हैं वो है अपनी समय परिधि को बढ़ाना। निवेश के समय सबसे शक्तिशाली बल हैं। ये छोटी चीज़ों में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। यह भाग्य और जोखिम को निष्प्रभावित मन नहीं कर सकता, लेकिन यह नतीजों को उस दिशा में मोड़ देता है जिसे लोग पात्र होते हैं। बहुत सी चीज़ों के गलत हो जाने को स्वीकारना सीखिए। आप आधे से अधिक बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि न्यून संख्या के कुछ चीज़ें अधिकांश परिणामों का कारण होती है। आप चाहे अपने पैसे के साथ कुछ भी कर रहे हों, आपको बहुत सी चीज़ों के काम न करने पर संतोष करना होगा। संसार ऐसा ही है, इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, न कि अलग अलग निवेशों के आधार पर। बड़ी मात्रा में खराब निवेश और कुछ एक उत्कृष्ट निवेश होने में कोई बुराई नहीं है। आमतौर पर यह सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य होता है। अपने काम का आकलन करते समय अपने अलग अलग निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से विजेता वास्तविकता से अधिक मेधावी नजर आते हैं और हारने वाले उससे अधिक खेदजनक नजर आते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण करने के लिए कीजिए, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होना खुशी के लिए एक शक्तिशाली और सार्वलौकिक अवरोध है। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, जब तक करना चाहें, इसकी क्षमता वित्त में मौजूद अधिकतम लाभांश प्रदान करती है। कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया घड़ी की ज़रूरत है, लेकिन संभवतः जो आपको चाहिए वो सम्मान और प्रशंसा है, और उन्हें प्राप्त करने की अधिकतम संभावना दया और विनम्रता के द्वारा ही है, बजाय हॉर्स पावर और क्रोम के। बचत कीजिए, बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं। कार, अग्रिम भुगतान या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना अच्छा है, लेकिन उन चीज़ों के लिए बचत करना जिन्हें परिभाषित करना या जिनका अनुमान लगाना संभव है। बचत करने के सबसे अच्छे कारणों में से एक है हर किसी का जीवन अप्रत्याशित चीज़ों की एक जंजीर है। बिना किसी विशेष उद्देश्य के की गई बचत जीवन की निश्चित अप्रत्याशियों के विरुद्ध ढाल होती है। सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने को तैयार रहें, क्योंकि कोई भी लाभप्रद चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। और याद रखिए, अधिकतर वित्तीय मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्राइस टैग नहीं होता। अनिश्चितता, दुविधा और पछतावा वित्त की दुनिया में आम मूल्य है और वे अक्सर चुकाए योग्य हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने के बजाय शुल्क के रूप में देखना चाहिए। त्रुटि के स्थान की आराधना करें। भविष्य में क्या हो सकता है और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं, इसके बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है, और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग को जादुई बना देती है। त्रुटि के लिए स्थान अक्सर रूढ़िवादी बचाव के जैसा नजर आ सकता है, लेकिन अगर यह आपको खेल में बनाए रखता है तो यह वापस अपने मूल्य को कई गुना भुगतान कर सकता है। वित्तीय निर्णयों की सीमाओं पर बचें। समय के साथ हर किसी के लक्षण और कामनाएं बदल जाते हैं, और जितने चरम आपके अतीत के निर्णय होंगे, आपके आगे बढ़ने के उतने ही अधिक उन पर पछतावा होगा। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको भविष्य में वे जोखिम लेने से रोकता है जो अच्छा प्रतिफल चुका सकें। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार
उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपसे अलग खेल रहे हैं। अव्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग वित्त में एक दूसरे के असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं। कोई एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस वो जो आपके लिए काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे लिए क्या क्या काम करता है। अध्याय 20, स्वीकारोक्तियाँ। मेरी खुद की धन संपत्ति का मनोविज्ञान। सैंडी गॉट्समैन एक अरबपति निवेशक थे जिन्होंने फर्स्ट मैनहट्टन नामक एक परामर्श समूह की स्थापना की। कहा जाता है कि वे अपने निवेश दल के लिए साक्षात्कारों में उम्मीदवारों से सवाल पूछा करते थे, आपके पास क्या है और क्यों। ये नहीं कि आपके अनुसार कौन से स्टॉक सस्ते हैं या कौन सी अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है। बस मुझे ये दिखाइए कि आपके पास अपने पैसे के साथ आप क्या करते हैं। मुझे सवाल पसंद है क्योंकि ये उस बड़े अंतर को रेखांकित करता है जो उसके बीच होता है, जो अर्थपूर्ण लगे, जिसे लोग अक्सर करने की सलाह देते हैं, और वो जो उन्हें सही लगता है, जो वे वास्तव में करते हैं। मॉर्निंग स्टार के अनुसार यूएसए के आधे पोर्टफोलियो मैनेजर अपने धन का एक पैसा भी अपने फंड में नहीं लगाते। ये घोर सुनाई पड़ता है और आंकड़े निश्चित रूप से पाखंड को उजागर करते हैं, लेकिन जितना आप सोचते हैं ये सब उससे अधिक सामान्य है। यूएससी के औषधि के प्रोफेसर कैन मुरे ने 2011 में हाउ डॉक्टर्स डाई नामक एक लेख लिखा, जिसने डॉक्टर्स की मरीजों के लिए जो इलाज करते हैं अपने लिए किस स्तर तक उससे अलग इलाज चुनते हैं। डॉक्टर हम सब की तरह नहीं मरते, उन्होंने लिखा। उनके बारे में जो असामान्य बात है वो ये कि अधिकांश अमरीकियों की तुलना में उन्हें कितना अधिक उपचार मिलता है, बल्कि कितना कम। वे दूसरों को मौत से बचाने में भले ही बहुत अधिक समय लगाते हैं, अपनी मृत्यु का सामना करने पर वे काफ़ी शांत रहते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि क्या होने वाला है। वे विकल्पों के बारे में भी जानते हैं और आमतौर पर इस प्रकार की मेडिकल देखभाल की पहुंच रखते हैं, लेकिन वे धीरे से चले जाते हैं। एक डॉक्टर अपने मरीज के कैंसर का इलाज करने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन अपने लिए प्रशासक देखभाल चुनता है। लोग आपको जो करने की सलाह देते हैं और जो वे खुद अपने लिए करते हैं, इसके बीच का अंतर हमेशा खराब नहीं होता, बस इस बात को रेखांकित करता है कि जब आप ऐसी जटिल और भावनात्मक समस्याओं से गुजर रहे हों जो आपको और आपके परिवार को प्रभावित करें। कोई एक सही जवाब नहीं होता, कोई सर्वलौकिक सत्य नहीं होता। बस अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये कि आपके और आपके परिवार के लिए क्या काम करता है और जिन आवश्यकताओं को आप पूरा करना चाहते हैं उन्हें इस तरह पूरा जिससे आप तृप्त महसूस करें और रात में ठीक से सो सकें। कुछ ऐसे मूल सिद्धांत हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। ये औषधि और वित्त दोनों में लागू होता है, लेकिन महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय स्प्रेडशीट और पाठ्य पुस्तक में नहीं किए जाते, वे खाने की मेज पर किए जाते हैं। वे अक्सर प्रतिफल को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी या संतान को निराश न करने के उद्देश्य से लिए जाते हैं। इस तरह की चीज़ों को चार्ट और सूत्रों में संक्षिप्त करना कठिन है और वे हर व्यक्ति के लिए बहुत अलग होते हैं। जो एक व्यक्ति के लिए काम करे दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं कर सकता। आपको ये ढूंढना जरूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है। मेरे लिए जो काम करता है वो ये रहा। मेरा परिवार मेरी बचत के बारे में क्या सोचता है। चार्ली मुंगेर ने एक बार कहा था, मेरा लक्ष्य धनवान बनने का नहीं था, मैं बस आज़ाद होना चाहता था। हम धन को एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन आज़ादी हमेशा मेरा व्यक्तित्व वित्तीय लक्षण नहीं है। सर्वाधिक प्रतिफल का पीछा करने या अपनी संपत्ति को लिवरेज कर बहुत शानो शौकत का जीवन बिताने में मुझे खास दिलचस्पी नहीं है। दोनों ही ऐसे खेलों की तरह नजर आते हैं जो लोग अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए खेलते हैं। दोनों में ही जोखिम छुपा रहता है। मैं बस हर सुबह उठकर ये अनुभव करना चाहता हूँ कि मैं और मेरा परिवार जो चाहे वो कर सकता है, वो भी अपनी शर्तों पर। हमारा हर वित्तीय निर्णय इसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। मेरे माता पिता ने अपनी वयस्कता 2 चरणों में बिताई, अत्यंत गरीबी और औसत रूप से समृद्ध। मेरे पिता 40 वर्ष की उम्र में डॉक्टर बने जब वे 3 बच्चों के पिता थे। एक डॉक्टर का वेतन कमाने से मितव्ययता का मानसिकता बदली जो मिडिल क्लास के 3 भूखे बच्चों को संभालते हुए निर्मित हुई, और मेरे माता पिता ने अपने अच्छे साल अपने साधनों के नीचे रहकर उच्च बचत दर के साथ बिताए। इससे उन्हें काफ़ी हद तक स्वतंत्रता मिली। मेरे पिता एक आपातकालीन कक्ष के डॉक्टर थे, अधिकतम तनाव वाला पेशा जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, और जो दिन रात की शिफ्ट के बीच शरीर की आंतरिक घड़ी के कष्टमय टोंगल की मांग करता है। 2 दशकों के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि बस बहुत हुआ,
इसलिए उन्होंने ये काम बंद कर दिया। उन्होंने बस ये काम छोड़ दिया और अपने जीवन के अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। ये मेरे मन में बैठ गया। एक सुबह उठकर वो बदल पाने की क्षमता जो आप कर रहे हों अपनी शर्तों पर, जब आप तैयार हों, ये सभी वित्तीय लक्षणों को महानतम प्रतीत होता है। मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप बस वो काम करेंगे जो आपको पसंद हो, जिसके साथ करना पसंद हो, जिस समय आप चाहें और जब तक आप चाहें। और कुछ स्तर तक की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक डॉक्टर का वेतन कमाना आवश्यक नहीं है। इसके लिए अधिकांश रूप से अपनी उम्मीदों पर काबू रखना और अपने साधनों को नीचे का जीवन बिताना आवश्यक है। स्वतंत्रता किसी भी आय के स्तर पर आपकी बचत दर से संचालित होती है और एक निश्चित आय के स्तर के बाद आपकी बचत दर आपकी जीवन शैली की उम्मीदों को हद से बाहर न जाने देने की योग्यता से संचालित होती है। मेरी पत्नी और मैं कॉलेज में मिले और शादी के सालों पहले साथ रहने लगे। स्कूल के बाद हम दोनों के पास प्रवेश स्तर की नौकरियां थीं, जिनकी आय भी प्रवेश स्तर वाली थी और हमारी जीवन शैली औसत दर्जे की थी। सभी जीवन शैलियाँ स्पेक्ट्रम में विद्यमान होती है जो एक व्यक्ति के लिए संतोषजनक हो। किसी और को राजसी या गरीबी जैसा लग सकता है, लेकिन हमारी आय पर हमें एक अनुसार संतोषजनक अपार्टमेंट, एक संतोषजनक कार, एक संतोषजनक कपड़े और संतोषजनक खाना मिला। आरामदायक लेकिन शानो शौकत भरा कुछ भी नहीं। एक दशक से अधिक तक बढ़ती उम्र के बावजूद मैं वित्त और मेरी पत्नी स्वास्थ्य सेवा में हम काफ़ी हद तक उस जीवन शैली के अनुसार रहते आए हैं। इसने हमारी बचत दर को लगातार बढ़ाया है। वस्तुतः हर डॉलर की बढ़त ने हमारी बचत को उपार्जित किया है। हमारा स्वतंत्रता कोष। अब हम अपने साधनों से काफ़ी नीचे का जीवन जीते हैं, जो आपको हमारी आय के बारे में कम और 20 की उम्र में स्थापित जीवन शैली को बनाए रखने के हमारे निर्णय के बारे में अधिक जानकारी देता है। हमारे घर की वित्तीय योजना का वो हिस्सा जिस पर मुझे गर्व है वो ये कि हमने जीवन शैली की कामनाओं के गोल पोस्ट को कम उम्र में ही आगे बढ़ाना बंद कर दिया। हमारी बचत दर काफ़ी अधिक है, लेकिन हमें शायद ही कभी लगता हो कि हम दमनात्मक रूप से मितव्ययी हैं, क्योंकि अधिक सामान के लिए हमारी आकांक्षाएं अधिक नहीं बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई आकांक्षाएं ही नहीं हैं। हमें अच्छा सामान पसंद है और हम आरामदायक रूप से रहते हैं। हमने बस गोल पोस्ट को आगे बढ़ाना बंद कर दिया है। ये हर किसी के लिए काम नहीं करेगा और ये हमारे लिए सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि हम दोनों इसके लिए समान रूप से सहमत हैं। हम में से कोई भी दूसरे के लिए समझौता नहीं कर रहा। अधिकतर चीज़ें जिनमें हमें आनंद मिलता है, टहलने जाना, पढ़ना, पॉडकास्ट, इनका मूल्य अधिक नहीं है, इसलिए हमें शायद ही कभी कमी महसूस होती हो। कभी कभार जब मैं हमारी बचत दर पर सवाल करता हूँ तो मैं अपने माता पिता की स्वतंत्रता के बारे में सोचता हूँ जो उन्होंने सालों की कड़ी मेहनत और बचत से कमाई, और तुरंत मैं वापस आ जाता हूँ। स्वतंत्रता हमारा शीर्ष लक्ष्य है। अपने साधनों के नीचे जीने का एक दूसरा लाभ यह है कि आप अन्यों के साथ बराबरी करने के मानसिक श्रम से बच सकते हैं। अपनी समर्थता से कम में आरामदायक जीवन बिताना और अधिक की कामना न करना उस अत्यधिक सामाजिक दबाव को हटा देता है जिसे आधुनिक फर्स्ट वर्ड के अधिकतर लोग खुद पर लाद देते हैं। नासिम तालिब ने स्पष्ट किया, सच्ची सफलता रेट रेस को छोड़कर अपने कार्यकलाप को व्यवस्थित करना है जिससे मन की शांति प्राप्त की जा सके। मुझे ये पसंद आया। हम स्वतंत्रता कैंप के लिए इतने प्रतिबद्ध हैं कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिनका कागज़ों पर मतलब न बने। हमारे घर पर कोई ऋण नहीं है, जो हमारा सबसे खराब वित्तीय निर्णय है, लेकिन सबसे अच्छा संपत्ति निर्णय। जब हमने यह घर खरीदा, ऋण ब्याज दर बहुत कम थी। कोई भी तर्कसंगत निवेशक यही सलाह देता कि सस्ते धन का फ़ायदा उठाया जाए और अतिरिक्त बचत को अधिक प्रतिफल वाली संपत्ति जैसे स्टॉक्स में लगाया जाए। लेकिन हमारा लक्ष्य रुखाई से तर्कसंगत होना नहीं, बस मानसिक रूप से उचित होना है। वो स्वतंत्रता का अनुभव जो मुझे अपने घर के स्वामित्व से होता है उस पर वित्तीय लाभ से कहीं अधिक है जो मुझे सस्ते ऋण से अपनी संपत्ति को लीवरेज करने से मिलता है। मासिक भुगतान को हटा देना अपनी संपत्ति के दीर्घकालिक मूल्य को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने से बेहतर महसूस होता है। जो लोग मेरे इस निर्णय से नुक्स गिनते हैं वो या जो ऐसा कभी नहीं करेंगे, मैं उनके सामने इसकी वकालत नहीं करता। कागज़ों पर इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे लिए काम करता है। हमें पसंद है और यही महत्वपूर्ण है। अच्छे निर्णय हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। एक मोड़ पर आकर आपको खुश होने और सही होने के बीच में चुनना ही पड़ता है। हम अपनी संपत्ति का इतना बड़ा प्रतिशत नकद के रूप में रखते हैं जिसका कोई वित्तीय सलाहकार परामर्श नहीं देगा।
हमारी संपत्ति का लगभग 20% हमारे घर के मूल्य के अलावा इसका भी कागजों पर समर्थन नहीं किया जा सकता। और मैं दूसरों को ऐसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये बस हमारे लिए काम करता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नकद स्वतंत्रता की ऑक्सीजन है, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से हम नहीं चाहते हैं कि हमें अपनी स्टॉक बेचने पर मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि एक बड़ा खर्च सामने आने पर उसकी भरपाई के लिए स्टॉक के बेचने की संभावना जितना हो सके शून्य के निकट हो। शायद अन्यों के मुकाबले हमारी जोखिम सहनशीलता कम है, लेकिन व्यक्तिगत वित्त के बारे में जो भी मैंने सीखा है उसके अनुसार हर कोई बिना छूट के एक ऐसे बड़े खर्च का सामना करेगा जिसकी उसने उम्मीद न की हो, और इस खर्च के लिए वे विशेष रूप से योजना नहीं बनाते क्योंकि इसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। कुछ लोग जिन्हें हमारे वित्त की जानकारी है अक्सर पूछते हैं, आप किस लिए बचत कर रहे हैं? घर, बोट या नई कार? नहीं, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। मैं एक ऐसे संसार के लिए बचत कर रहा हूँ जहाँ जितना हम उम्मीद करते हैं आकस्मिकता उससे अधिक सामान्य है। किसी खर्च की भरपाई करने के लिए स्टॉक बेचने पर मजबूर न होने का मतलब ये भी है कि हम एक लंबे समय के लिए अपने स्टॉक की कंपाउंडिंग की संभावना बढ़ा रहे हैं। चार्ली मुंगेर ने इसे अच्छी तरह समझाया। कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि इसे अनावश्यक रूप से कभी बाधित न किया जाए। मेरा परिवार निवेश के बारे में किस प्रकार सोचता है? मैंने अपना करियर एक स्टॉक पिकर के रूप में शुरू किया। उस समय हमारे पास बस अलग अलग स्टॉक थे, अधिकतर बड़ी कंपनियों के जैसे बर्कशायर हैथवे और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, साथ ही कुछ छोटे स्टॉक जिन्हें मैं गहन मूल्य निवेश समझता था। वापस मेरी 20 की उम्र में जाकर देखा जाए तो मेरे पास हर समय कम से कम 25 अलग अलग स्टॉक हुआ करते थे। मुझे नहीं पता कि एक स्टॉक पिकर के रूप में मैंने कैसे कामकाज किया। क्या मैंने मार्केट को हरा दिया? मुझे अंदाज़ा नहीं है। अधिकतर लोग जो कोशिशें करते हैं उनकी तरह मैंने भी अच्छा स्कोर नहीं रखा। किसी भी तरह मैंने अपने विचार बदल दिए हैं। अब हर वो स्टॉक जो हमारे पास है वो कम लागत का सूचकांक कोष है। मैं सक्रिय रूप से स्टॉक पिक करने के विरुद्ध नहीं हूँ, चाहे फिर आप ये खुद करें या किसी सक्रिय फंड मैनेजर को अपना पैसा देकर करवाएं। मुझे लगता है कि कुछ लोग मार्केट के औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बस ये बहुत कठिन है। जितना अधिकतर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कठिन। अगर मुझे निवेश को लेकर अपने विचारों का सार प्रस्तुत करना हो तो वो कुछ इस प्रकार होगा। हर निवेशक को एक ऐसी कार्यनीति चुननी चाहिए जिसमें उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की अधिकतम संभावना हो, और मुझे लगता है कि अधिकतर निवेशकों के लिए कम लागत के सूचकांक कोष में औसत होता है डॉलर कोस्ट दीर्घकालिक सफलता की सबसे अधिक संभावना प्रदान करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सूचकांक निवेश हमेशा काम करेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि ये सबके लिए है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि स्टॉक पिकिंग असफल होकर ही रहेगी। आमतौर पर इस उद्योग की एक नहीं तो दूसरी और से बहुत अधिक मोर्चाबंदी हो चुकी है, विशेषतः वे लोग जो सक्रिय निवेश के सख्त विरोधी हैं। मार्केट को हराना कठिन होना चाहिए, सफलता की संभावना कम होनी चाहिए। अगर ऐसा न हो तो फिर यह हर कोई करेगा, और हर कोई ये करेगा तो कोई अवसर ही नहीं होगा। इसलिए अगर मार्केट को हराने की कोशिश करने वालों में से अधिकतर ऐसा करने से चूक जाएं तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोचते हैं कि मार्केट को हराने की कोशिश करना पागलपन है, लेकिन जो अपने बच्चों को आसमान छूने और पेशेवर एथलीट बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर किसी की अपनी सोच होती है। जीवन संयोगानुपात का खेलने का नाम है, और हम सब संयोगानुपात के बारे में अलग ढंग से सोचते हैं। सालों के अंतराल में मैं इस धारणा को समझ पाया हूँ कि अपने परिवार के सभी वित्तीय लक्षणों को प्राप्त करने की हमारी संभावना अधिक हो जाएगी अगर हम नियमित रूप से दशकों तक कम लागत के सूचकांक कोष में निवेश करते रहें और राशि को कंपाउंडिंग के लिए छोड़ दें। यह अधिकांश रूप से हमारे वित्तीय खर्च के जीवन शैली के कारण है। यदि मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करने की अतिरिक्त जोखिम उठाए बिना आप अपने सभी लक्ष्य प्राप्त कर लें तो कोशिश करने का मतलब ही क्या है? मैं इस विश्व को सर्वोत्तम निवेशक हुए बिना रहता हूँ, लेकिन मैं एक खराब निवेशक बनकर नहीं रह सकता। और जब मैं इस तरह सोचता हूँ, सूचकांक खरीद कर रोके रहने का विकल्प हमारे लिए बिल्कुल आसान है। मैं जानता हूँ कि हर कोई इस तर्क से सहमत नहीं होगा, खासकर मेरे दोस्त जिनका काम मार्केट को हराना है। वे जो करते हैं मैं उसका आदर करता हूँ, लेकिन हमारे लिए यही काम करता है। हम अपने हर वेतन में इन सूचकांक कोष में निवेश करते हैं। यूएसजी और अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक का मेल हमारा कोई नियत लक्ष्य नहीं है, ये बस वो है जो हमारे खर्च करने के बाद बच जाता है। इसी कोष में हम सेवानिवृत्त खाते में पैसे डालते हैं।
और अपने बच्चों की 529 कॉलेज बचत योजनाओं में योगदान करते हैं। और बस इतना ही। प्रभावी रूप से हमारा शुद्ध मूल्य है एक घर, चेकिंग अकाउंट और कुछ वेनगार्ड सूचकांक कोष। हमारे लिए इसके और अधिक जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सरल ही पसंद है। निवेश को लेकर मेरी एक गहन धारणा ये है कि निवेश में लगे प्रयास और निवेश के नतीजों में कम सहसंबंध होता है। कारण यह है कि संसार पुच्छ द्वारा संचालित होता है। कुछ एक परिवर्ती कारक अधिकांश नतीजे के लिए उत्तरदायी होते हैं। आप निवेश करने में चाहे कितना भी कड़ा प्रयास करें, लेकिन अगर आप उन 2 या 3 बातों से चूक जाएं जो आपकी कार्यनीति में कांटा घुमाती है, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसका उल्टा भी सच है। सरल निवेश कार्यनीतियां भी अच्छे से काम कर सकती है अगर वे उन चीज़ों की पकड़ बनाए रखें जो उस कार्यनीति की सफलता के लिए आवश्यक है। मेरी निवेश कार्यनीति सही निवेश चुनने पर या फिर अगली मंदी का समय जानने पर निर्भर नहीं करती। ये उच्च बचत दर, धैर्य और इस आशावाद पर निर्भर करती है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अगले कई दशकों में मूल्य बनाएगी। मैं वस्तुतः अपना पूरा निवेश प्रयास इन 3 बातों के बारे में सोचने में लगाता हूँ, खासकर पहली 2 जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। मैंने अतीत में अपनी निवेश कार्यनीति बदली है, इसलिए निश्चित रूप से संभावना है कि मैं इसे भविष्य में भी बदल सकता हूँ। हम चाहे जैसे भी बचत या निवेश करें, मुझे विश्वास है कि हमारा लक्ष्य हमेशा स्वतंत्रता होगा और हम हमेशा वो करेंगे जिससे हम रात में चैन की नींद सो पाएं। हमें लगता है कि यही परम लक्ष्य है। धन संपत्ति के मनोविज्ञान में महारत, लेकिन हर किसी की अपनी सोच होती है। मूर्ख कोई भी नहीं है। दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी कि धन संपत्ति का मनोविज्ञान की फुल बुक। इस बुक के राइटर ऑथर मॉर्गन हाउसल हैं। दोस्तों, अगर आपको ये फुल ऑडियो बुक जैसे आपने सुनी है अगर आपको पढ़नी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे परचेस करके इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपने इस बुक से क्या सीखा और क्या वाकई आपने मनी की साइकोलॉजी को सीखा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको ये बुक कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बुक के साथ।